नमस्कार मित्रों, मई मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कर्क राशि के लिए आने वाला मई का महीना कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, 14 मई तक आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। इस महीने जो कर्क राशि के जातक है उसका कारण है कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जहां 2 नंबर लिखा है लाभ स्थान में बैठे हुए हैं 14 मई तक। इसके बाद वो निकलेंगे और यहाँ 3 नंबर में चले जाएंगे जो 12वां भाव होता है। 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसकी भी मैं आगे चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको सूर्य के बारे में बताते हैं। सूर्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक ग्रह होते हैं क्योंकि धन भाव के स्वामी होते हैं जहां सिंह राशि बनती है, और यहाँ के स्वामी होकर वो 15 मई तक आपके 1 नंबर जहां दशम भाव होता है यहाँ पर बैठे हुए दिग्बली होकर। तो जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष समय काल रहेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, इंटरव्यू आदि में सफलता। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके भी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, उनको कोई नया पद मिल सकता है। साथ ही जनता में अच्छी खासी प्रसिद्धि बढ़ेगी क्योंकि सूर्य की यहाँ 4th हाउस पर दृष्टि रहने वाली है। इसके बाद सूर्य निकलेंगे और 2 नंबर जहां लिखा हुआ है 11th हाउस में आ जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा है। विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। मान सम्मान में चौतरफा वृद्धि, आय में वृद्धि। कोई पुराना आपका धन कहीं फंसा था वो आपको मिल सकता है इस गोचर के दौरान। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर शिक्षा संतान पर रहेगी तो शिक्षा में आपको विशेष सफलता। संतान उत्पत्ति के लिए भी बहुत उत्तम समय। जो संतान इस गोचर के दौरान होगी वो बहुत ही भाग्यशाली होगी माता पिता के लिए। साथ ही जिनकी संतान पहले से, उनके कैरियर में तरक्की देखने को मिलेगी। तो सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो होते हैं वो आपके यहाँ 12वें भाव के स्वामी और 3रे भाव के स्वामी होकर यहाँ पर नीच राशि में 7 मई तक शुक्र शनि के साथ बैठे हुए हैं, और यहाँ 18 मई तक राहु भी हैं। तो बुध राहु का जड़त्व दोष बना हुआ है। शनि के साथ उनकी मित्रता नहीं होती क्योंकि शनि बुध को अपना मित्र नहीं मानते। तो बहुत अच्छी स्थितियां बुध की नहीं है फिलहाल। हालांकि बुध का नीच भंग राजयोग है, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग है। तो छोटे भाई बहनों से संबंध आपके ओवरऑल ठीक रहेंगे, मधुर रहेंगे। यात्राएं वगैरह करने के लिए, विदेश जाने के लिए या कोई काम के लिए, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसके बाद बुध यहाँ पर आएंगे और 7 मई से और 15 मई तक सूर्य के साथ यहाँ बुधादित्य राजयोग बनेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा। बुध दशम भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। जो लोग मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या दलाली का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, ज्योतिष का या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए लेखन संबंधी काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा ये गोचर रहने वाला बुध का। इसके बाद बुध जो है एक बार फिर यहाँ से राशि परिवर्तन करके और लाभ स्थान में फिर से सूर्य के साथ 23 मई से और पूरे महीने बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। ये भी वही प्रभाव आपको काफी हद तक देगा जो दशम भाव में था। तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी 7 मई के बाद से बुध की हो जाएगी पूरे महीने। इसके बाद बात करते हैं हम लोग देवगुरु बृहस्पति की। मित्रों, बृहस्पति जो होते हैं वो आपके यहाँ 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही यहाँ भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। 14 मई तक तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो अच्छी स्थिति थी यहाँ पर। यहाँ शिक्षा के लिए अच्छा था, संतान के लिए अच्छा था, पराक्रम पुरुषार्थ के लिए अच्छा था। रोग ऋण शत्रु में भी आपको काफी मदद कर रहे थे, इनकम भी आपकी कहीं ना कहीं जनरेट कर रहे थे, मान सम्मान बनाए थे। लेकिन इसके बाद देवगुरु बृहस्पति यहाँ 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वें भाव में बहुत अच्छा परिणाम इनका नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर इनकी जो स्थिति रहती है वो थोड़ी सी कमजोर होती है। हालांकि यहाँ पर जो लोग दान धर्म करते हैं, जो लोग धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, क्योंकि ये खर्च का भाव है, तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति के ऊपर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि वो कहीं ना कहीं धार्मिक कृत्यों में धन खर्च करता है, धर्म कर्म करता है। जैसे कोई सी पुराने मंदिर वगैरह का जीर्णोद्धार कराता है, कोई आश्रम वगैरह बनवाता है। ऐसा व्यक्ति अगर कहीं इस तरीके के क्षेत्रों में खर्चा करता है धर्म कर्म में, तो उसको बृहस्पति बहुत कृपा देते हैं, मान सम्मान भी बढ़ाते हैं, जनता में भी बहुत प्रसिद्धि बढ़ती है तब, क्योंकि यहाँ 4th हाउस पर लगातार दृष्टि रहती है। और यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो अच्छी चीजों में इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं, तो व्यक्ति को ये भी बहुत अच्छा। और माता के साथ भी कहीं ना कहीं ट्यूनिंग आपकी अच्छी रहेगी, बस उनके थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बृहस्पति की यहाँ 6ठे भाव पर दृष्टि रहेगी अपनी राशि पर। रोग ऋण शत्रु में आपको ये लाभ देते रहेंगे, लेकिन अननेसेसरी आपको किसी से उलझना नहीं, किसी के मामले में बोलना नहीं है। और कहीं ना कहीं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। और कहीं ना कहीं आपको अननेसेसरी कर्जा लेने से बचना चाहिए, जैसे किसी दिखावे पर, भौतिक सुख साधन पर अननेसेसरी खर्चा मत कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा। और किसी को उधार वगैरह मत दीजिएगा, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद राहु के ऊपर यहाँ पर 18 मई से दृष्टि पड़ेगी और 14 मई से तो यहाँ
दृष्टि पड़ने ही वाली है अष्टम भाव पर। यह आपके आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि करेगा। जो लोग ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या धर्म कर्म का काम करते हैं या कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या में जिनकी रुचि है, उनको ये बृहस्पति बहुत फायदा देगा। लेकिन 18 मई से आपको ये ध्यान रखना है कि राहु यहाँ आ जाएंगे और राहु की भी पंचम दृष्टि वापस बृहस्पति पर पड़ेगी। तो क्या होगा कि यहाँ अष्टम भाव जो होता है अनएक्सपेक्टेड चीजों का भाव होता है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड लाभ होता है तो अनएक्सपेक्टेड लॉस भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ इशू मिल सकते हैं, क्योंकि राहु बैठते हैं तो व्यक्ति को इल्यूजन की प्रॉब्लम होती है। जैसे कभी कभी पूरी रिपोर्ट्स अच्छी है लेकिन मानसिक तनाव है, अननेसेसरी फियर है, व्यक्ति को डर वगैरह लगता है, अनजान डर। तो इस तरीके की स्थिति आपको यहाँ राहु के बैठने से मिलेगी, लेकिन बृहस्पति काफी हद तक उसको काउंटर करेंगे। तो बृहस्पति का गोचर कोई बहुत खराब भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, मिश्रित फल आपको मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए मंगल की। मंगल आपके लिए की प्लैनेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पंचम भाव त्रिकोण के स्वामी होते हैं और दशम भाव के स्वामी होते हैं और लग्न में आपके नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल लग्न में बैठे नीच राशि में है, कमजोर है, लेकिन यहाँ पर केंद्र त्रिकोण के राजयोग में है और अपने मित्र चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। और लग्न में बैठा मंगल जो होता है वो इतना कमजोर भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा लेकिन बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं करेंगे। मांगलिक दोष बना हुआ है, यहाँ से उनकी दृष्टि 4th हाउस पर, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर और अष्टम दृष्टि यहाँ पड़ेगी और 18 मई से राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। ये आपको कहीं ना कहीं दुर्घटना आदि के योग बना सकती है, आपको अननेसेसरी हेल्थ इशू दे सकती है, अननेसेसरी खर्चा आपका बढ़ा सकती है और कहीं ना कहीं आप किसी गलत कृत्य में भी या किसी वाद विवाद में भी फंसाने का ये काम कर सकती है। मंगल की जो दृष्टि राहु पर पड़ेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए शनि की। शनि आपके यहाँ अब आ चुके हैं भाग्य स्थान में, 3 जून 2027 तक यहीं रहेंगे। आपके ऊपर शनि की ढैया खत्म हो चुकी है। शनि की दृष्टि यहाँ लाभ भाव पर है, 3रे भाव पर है और यहाँ पर आपके 6ठे भाव पर है। भाग्य स्थान में शनि बैठे हैं, धर्म कर्म में जितना आप जुड़े रहेंगे उतना शनि आपको फायदा देंगे। आपको विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ शुक्र भी 31 मई तक पूरे महीने शुक्र उच्च राशि में बैठे रहेंगे आपके चतुर्थेश और लाभेश होकर। बहुत अच्छा, भाग्य में आपकी वृद्धि, प्रॉपर्टी आदि का लाभ शुक्र भी कराते रहेंगे। शनि के साथ बैठे हुए हैं, शनि शुक्र आपस में मित्र हैं। 18 मई तक राहु भी बैठे हुए हैं, तो आपको विदेशों से लाभ करा सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर जो शनि है उनकी जो 3रे भाव पर दृष्टि, यात्राओं से आपको लाभ होगा। 6ठे भाव पर जो दृष्टि है ये रोग ऋण शत्रु में शनि आपको अब बेनिफिट देने का काम करते रहेंगे, खासतौर पे 18 मई के बाद से जब राहु निकल जाएंगे यहाँ से, तो ये अच्छी स्थिति है। और शुक्र भी आपको भाग्य वृद्धि कारक आपके लिए समय बनाए हुए हैं, क्योंकि लाभेश होते हैं और चतुर्थेश होकर यहाँ बैठे केंद्र त्रिकोण के राजयोग में भी शुक्र भी आपको मान सम्मान दिलाएंगे, यात्राओं से लाभ आपको कराएंगे। जो शुक्र से जुड़ा काम करते हैं जो लोग, उनको लाभ होगा। तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए। छोटे भाई बहनों से संबंध भी आपके बेहतर रहेंगे। इसके बाद अंत में बात कर लेते हैं राहु की। राहु आपके अष्टम भाव में 18 मई से आ जाएंगे। दृष्टि इनकी बृहस्पति पर पड़ेगी 12वें भाव पर, 2nd हाउस पर यहाँ बढ़ेगी। यहाँ केतु भी बैठे हुए हैं और आपके 4th हाउस पर माता, जनता, भूमि, भवन, वाहन के घर पर 9वीं दृष्टि पड़ेगी। देखिए, राहु अष्टम भाव में बैठते हैं और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है राहु की, कि कुछ लोग आपको डराएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें क्या है राहु की, कि राहु शनि की राशि में बैठे हैं और राहु का अपना स्वयं का कोई प्रभाव नहीं होता, वो शैडो प्लैनेट होते हैं राहु केतु दोनों। केतु मंगल का प्रभाव देते हैं, शनि का प्रभाव राहु देते हैं। शनि की राशि में राहु बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में बैठे हैं, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है, प्रिय राशि होती है। साथ ही जो कुंभ राशि होती है लाभ की राशि होती है। तो राहु यहाँ जब बैठेंगे अष्टम भाव में, तो जो लोग भी रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं या तंत्र मंत्र में जिनकी रुचि, उनको ये राहु चौतरफा लाभ देने के लिए यहाँ पर गोचर करेगा 25 नवंबर 2026 तक। साथ में राहु यहाँ पर बैठकर आपको थोड़ा सा अननोन फियर दे सकता है और कहीं ना कहीं आपको अनजाना सा भय बना रहेगा। कई बार आपके मन में ऐसी समस्या आ जाएगी कि कुछ घटनाएं ऐसी होती तो आप यही सोचते रहेंगे कि अगर ऐसा हो गया होता तो क्या होता, वैसा हो गया होता तो क्या होता। इससे मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। इससे आपको बचने के लिए कुछ मेडिटेशन, योग वगैरह, ईश्वर की पूजा उपासना करनी होगी, वो मैं अंत में बताऊंगा। इसके बाद राहु की दृष्टि यहाँ जो 12वें पर पड़ रही, तो आपको किसी कोर्ट कचहरी या लीगल मामले में भी फंसा सकते हैं। तो अपने आचरण पर बहुत ध्यान रखिएगा, कुसंगति से दूर रखिएगा अब खुद को, तो अच्छा रहेगा।
सेकंड हाउस में केतु भी बैठे हुए हैं, तो केतु यहाँ बैठे हुए हैं, धन में आपकी वृद्धि करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति होती है सेकंड हाउस में अगर केतु बैठ जाए तो। और राहु की दृष्टि है तो अननेसेसरी थोड़ा बहुत आपका खर्च वगैरह होता रहेगा, चाहे वह हेल्थ इशू हो या दुर्घटना आदि के योग भी ये बना सकता है राहु। तो कुछ गाड़ी वगैरह आपकी डेंट हो सकती है एक्सीडेंट में, इसका ध्यान रखिएगा आप गाड़ी वगैरह चलाते समय। और यहाँ पर फोर्थ हाउस पर जो दृष्टि है माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता पैदा करेगा, साथ ही उनके साथ संबंधों को प्रभावित करेगा और कुछ भी अनैतिक कार्य आपके हाथों करवा सकता है राहु, भ्रम की स्थिति डालकर या किसी मामले में आपको ऐसा फंसाकर कि जनता में आपकी प्रसिद्धि जो है थोड़ी सी डाउन कर सकता है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मित्रों अगर देखा जाए कर्क राशि वालों के लिए 14 मई के बाद से स्थितियां थोड़ी सी आपके लिए समस्यादायी बनेगी। 14 मई तक बहुत अच्छी स्थिति है और पूरे महीने सूर्य आपको जरूर बचाते रहेंगे, ये अच्छी बात है। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो राहु अष्टम भाव में आने वाले हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं भगवान शिव की लगातार पूजा उपासना करते रहनी चाहिए। हर सोमवार को मंदिर जाकर या घर में ही अगर शिवलिंग है तो कच्चा दूध, जल, बेलपत्र, सफेद चंदन, नैवेद्य इत्र का उनको अर्पण कीजिए। और हिमालय के रुद्राष्टकम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इसका आप चैंट कर सकते हैं, इसको आप जाप कर सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का जो स्तोत्र होता है, 12 ज्योतिर्लिंग नामानी, उसको आप जप सकते हैं। शिव चालीसा और कहीं ना कहीं भगवान शिव की आरती वगैरह कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की पूजा उपासना आप लोग इस महीने पूरे करते रहिए क्योंकि मंगल नीच राशि में बैठे हुए हैं लग्न में, तो हनुमान जी की पूजा उपासना आपको मंगल के प्रभावों को बूस्ट करने में काफी काम आएगी। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर पूजन दर्शन कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों यह था कर्क राशि वालों के लिए आने वाला मई का महीना कैसा रहेगा उसकी जानकारी दी, उपाय बताया। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।